रिमोट सेंसिंग में सोलार या सोलर रेडिएशन, इसके सवाल और जवाब देखते हैं। एमसीक्यूज के जरिए ये कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। डायमीटर ऑफ सन कैन बी गिवन एज, डायमीटर क्या है सन का? इसका उत्तर वैसे बता देता हूं आपको, 1.39 इंटू 10⁶ किलोमीटर है ये, इतना। तो सन जो है, जो हम जानते हैं, हो सकता और भी हो, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है ये सबसे प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट स्टार है। ध्यान रखिएगा, सन इज अ स्टार, जो तारे हम बोलते हैं ना, और जितने भी स्टार्स हैं उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि जो रेडिएशन सन की तरफ से आती है, इसको हम रिमोट सेंसिंग में कैसे यूज करते हैं? पैसिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव कैसे? यहां पर सन है और ये हमारे जो भी अर्थली मटेरियल है, तो यहां से जो चीज आती है वो हम सैटेलाइट से या फिर एयरबॉर्न या जिस भी तरीके से हम इसको सेंस करते हैं। जो डायमीटर है सन का, अगर आप यहां पर देखें, ये अर्थ और जुपिटर और सन के रिलेशनशिप में बताने की कोशिश की गई है। अर्थ का 12,756, जुपिटर का 142,800 किलोमीटर और यहां पर है 139,200 किलोमीटर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थ के हिसाब से सन कितना बड़ा है। यानी जुपिटर डायमीटर जो है वो 11.2 गुना है डायमीटर जो अर्थ का है, और अगर आप सन का डायमीटर देखें तो ये 10 गुना, तकरीबन 10 गुना आपका जुपिटर का है डायमीटर। तो आप समझ सकते हैं। द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम सन इन विजिबल रीजन विल बी अराउंड। अब सन विजिबल रीजन का इसका मतलब क्या हो, पहले सवाल समझते हैं। देखिए, ये सन है, यहां से जो एनर्जी आ रही है, क्या आपको लगता है जो एनर्जी आ रही है हमारे पास, अगर हम सन की तरफ देखते हैं या उसकी एनर्जी का आंकलन करते हैं, तो सारी की सारी क्या विजिबल रेंज में आ रही होगी? ऐसा जरूरी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहां से कहां तक जाता है? पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट से लेकर आप रेडियो वेव्स तक चले जाइए, जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब चेंज हो रही है, बदल रही है। तो यहां देखेंगे आपकी जो अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, ये हाई ये लो, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन है यहां से यहां तक, बस इतना पोर्शन जो हमें दिखाई देता है, इसी को विजिबल रेंज कहा गया, विजिबल रीजन कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो इसमें कितनी परसेंट एनर्जी आ जाती है, मतलब पूरे, मतलब 100% जो आती है उसमें कितनी विजिबल की होगी, कितनी यहां की होगी, कितनी यहां की होगी, ये हमें पूछा गया है। उत्तर है इसका 43%। 43%, यानी कि जो बाकी बचती है 47 से 48% तकरीबन जो होती है, वो आपकी आती है आईआर रीजन। तभी तो सन इतना गर्म होता है। अगर आप, सन इतना दूर है, उसके बावजूद भी अगर उसकी गर्मी हमें मिल रही है, हमको गर्म लगता है, तो आप समझ सकते हैं उसी से खाना बनता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस उसी से होती है। सन हमारे लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ है, एनर्जी है। तो 43% आपकी विजिबल में है, बाकी जो आप देखेंगे वो आईआर रीजन में, यानी इंफ्रारेड रीजन में, यहां इस रीजन की मैं बात कर रहा हूं। द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट कैन बी गिवन एज, सोलर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है? देखिए, पहले तो इसका उत्तर समझ लीजिए। इसका उत्तर है 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पावर के लिए होता है, पर एरिया मतलब पर मीटर स्क्वायर। तो जो एनर्जी हमको मिलती है सन से, वो आप क्या कर सकते हैं, वो पूरे अर्थ के सरफेस पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करेंगे आप, एक इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी, एक ऐसा वैल्यू जो हमारे इस पे आ रही है और यहां पर थोड़ी, जैसे सन यहां है, यहां पर कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, लेकिन अगली बार क्या होगा, जब ये भी तो अर्थ भी तो घूम रहा है, लेकिन अगर अर्थ घूम रहा है तो देखिए जो पोलर रीजन है हमारे, वो तो बहुत कम पाते हैं, ये सीधी पाती है इक्वेटोरियल। इसके लिए इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी करके एक यूनिट वैल्यू होती है, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक सोलर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो सोलर कांस्टेंट, जिसको GSC, जी इसका मेन कैपिटल में लिखा है, SC इसका सबस्क्रिप्ट है, तो ये रेडिएशन हमको मिलता है पर स्क्वायर मीटर, इसलिए आप मीटर स्क्वायर देख रहे हैं, एरिया, एटमॉस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और अगर आप इंसिडेंस एंगल देखेंगे तो थीटा यहां पर 0 की बात हो रही है। इसका मतलब जब अर्थ यानी हमारी जो पृथ्वी है उसका मीन डिस्टेंस ले आप सन से, तो ये इस की बात हो रही है ऐसे।
ठीक, जब इंसिडेंट एंगल इसका 0 होगा। तो सोलर कांस्टेंट 1367 2-3 बार बता दिया मैंने। तो सोलर कांस्टेंट वैल्यू एक मीन वैल्यू है, मीन होता है एवरेज, सब निकाल लीजिए। जैसे मैंने कहा ना कि आप हर जगह एक जैसे तो नहीं पड़ती है, तो आपको मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो अर्थ ऑर्बिट है वो आपका इलिप्टिकल है, ध्यान रखिएगा। अर्थ पूरी तरीके से ऐसे स्फेरिकल या फिर एक राउंड शेप में नहीं घूमता है, इसकी ऑर्बिट ही इलिप्टिकल है। और जो डिस्टेंस सन और अर्थ का है वो वेरी करता है, यानी इसको समझिए, ये सन है, इसके अराउंड सारे प्लैनेट घूमते हैं, अर्थ भी घूम रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये वेरी करता है, 3.3% वेरी करता है, ओके। और सोलर रेडिएशन, इरेडिएशन या रेडिएशन कहिए, ये भी थोड़ा सा वेरिएट करता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये पूरा अगर सर्कल होता तो ठीक होता, लेकिन ये इलिप्टिकल है, इलिप्स जैसा अंडाकार है इसकी जो लिप्स, जो ये जिस ऑर्बिट पे घूमता है। तो ये सब चीजें इसमें आपको जानना जरूरी है। टेम्परेचर ऑफ द सन इज अराउंड, सन का टेम्परेचर क्या है, तो इसका उत्तर हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन हम फिर से बात करेंगे इसकी। तो इसका उत्तर एक रेंज में है, और उत्तर क्या है, डी 5750 से 6000 केल्विन, ध्यान रखिएगा केल्विन है। मैंने जैसे कहा कि सन ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार है, तारा है, और बहुत सारी रेडिएशन इसकी तरफ से आती है। हमने देख लिया कि किस किस रेंज में आती है, 43% जो होती है वो हमारे विजिबल रेंज में आती है। अब इस तरीके की रेडिएशन इतने दूर से और इस वेग से, इस कहे इंटेंसिटी से आना, इसका मतलब ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, बड़ा ज़बरदस्त टेम्परेचर का ये गोला होना चाहिए। तो जो टेम्परेचर रेंज जैसे बताई गई 5750 से 6000 केल्विन है। देखिए अंदर जो है सोलर, अगर हम सन का इंटीरियर ले जाएं तो 15.7 मिलियन केल्विन है, बहुत बड़ा नंबर है ये, इसको हम कोर कहते हैं। फिर थोड़ा बाहर आ जाइए इस जगह पे, ये है रेडिएटिव जोन 7 मिलियन से लेकर 2 मिलियन। फिर थोड़ा और बाहर आ जाइए यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि कन्वेक्टिव जोन है, ये 2 मिलियन से थोड़ा कम है। और फिर ऊपर आ जाए तो ये जो रेंज आए इसी में आ रहा है, इसको फोटोस्फीयर कहते हैं। Around how much percentage the incident radiant flux can be absorbed by the materials present on earth? इसका मतलब ये है, पहले आप उसका उत्तर बता देता हूं। ए है इसका 48%। देखिए जो रेडिएशंस आ रही हैं, अब सन है, सन की रेडिएशंस इस तरीके से आ रही है, अलग अलग एंगल पे आएंगी, अलग अलग वेग से आ रही है। अब इसको हम क्या करेंगे कि भाई पूरे विश्व पे हमको स्प्रेड करना है, तो रेडिएशन विच इज बीइंग स्प्रेड ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, पूरे विश्व में स्प्रेड करना है या होगी। तो यहां पर एक हमने इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी जो अभी हमने देखा 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर है, और ये इसका सोलर कांस्टेंट भी है। तब इसको हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें कितना अब्जॉर्ब हुआ, कितना क्या हुआ। तो एक जो अब्जॉर्प्शन की बात इन्होंने कही है, जो मटेरियल यहाँ पर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर वो अब्जॉर्ब करके एमिट भी करते होंगे, तो 48% जो होती है वो जितने भी अर्थ के सरफेस में मटेरियल्स हैं वो, या जो भी यहाँ पर अर्थली मटेरियल है, जो भी यहाँ पर पत्थर है या बालू है, पेड़ पौधे, आदमी, वो सब इसको अब्जॉर्ब करते हैं, फिर हो सकता है उसको री एमिट या री रेडिएट करें। तो इसको थोड़ा इस तरीके से समझ जाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ये हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में जैसे TSMT, ट्रोपोस्फेयर से लेकर आप एक्सोस्फेयर तक चले जाइए। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ अलग तरीके से चली जाती हैं, कुछ सीधी बनती हैं, कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब अर्थ के से आने से पहले ही ये जज्ब हो जाती हैं या फिर किसी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है, कहाँ, ऊपर ही। कई जो होती है यहाँ पर माई आपका है, रेले है, नॉन सिलेक्टिव से स्कैटर हो जाती है। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद जितनी पहुंचती है, उसका सवाल है जो आप लिखेंगे 48%। डिटरमाइन द स्पेक्ट्रल existence of a black body if the absolute temperature can be given as 300 Kelvin। तो इसके लिए हम लगाएंगे एक फॉर्मूला। आपको इसके लिए स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ पता होना चाहिए। ये स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ है ही इसी के लिए। हम क्या करते हैं कि एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी बिल्कुल काली बॉडी है। अब कितनी ये रेडिएट करती है, एमिट करती है, बेसिकली एमिट, कितनी ब्लैक बॉडी एमिट करती है। वैसे इसको अगर थ्योरेटिकल देखा जाए तो प्रैक्टिकली अलग है, थ्योरेटिकली मतलब ये है जितनी एब्जॉर्ब करेगी उतनी सारी की सारी ये एमिट कर देगी।
उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है m = सिग्मा टी की पावर 4, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, अब हम फॉर्मूले में रखते हैं। हमारे पास 300 केल्विन इसका उत्तर है। हम ये जानते हैं सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, 5.66 × 10 की पावर -11। 300 क्योंकि यहाँ पर केल्विन में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें डायरेक्ट हम रख सकते हैं। तो इसका उत्तर आएगा 1698 × 10 to the power -11, यानी कि ये है इसका उत्तर, राइट। थोड़ा सा और अगर समझना चाहें तो यहाँ पर एक मैंने ग्राफ लगाया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज गिवन एज 560 केल्विन। टेम्परेचर बॉडी का है 560 केल्विन है, आपको लैम्डा निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कौन सा यूज करेंगे, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लैम्डा होता है A/T। A इसमें वीन कांस्टेंट है। ये सब जो नाम देख रहे हैं, स्टीफन हो गए, बोल्ट्जमैन हो गया, वीन, ये सब उन लोगों के नाम है जिन्होंने इसको परिलक्षित किया, इस फॉर्मूले को बनाया या इसमें इन्होंने योगदान दिया। A इसमें है वीन कांस्टेंट, जो ये वैल्यू आप देख रहे हैं 2.89 × 10 to the power -11। सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर आपको ऑलरेडी दे रखा है 560, तो लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये 5.16 × 10 to the power -14, इसका मतलब C है इसका उत्तर। यहां पर थोड़ा और समझ सकते हैं आप, ये किस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि ये लैम्डा जो है ना, ये टेम्परेचर से इन्वर्सली डिपेंडेंट है। मतलब लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे आपका लैम्डा बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा घटेगा। और जो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, जो वेवलेंथ है ऑफ द पीक ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व गिव्स अ मेजर ऑफ द टेम्परेचर, राइट। डिटरमाइन द स्पेक्ट्रल एक्जिटेंस ऑफ अ बॉडी बाय यूजिंग प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स सी कहाँ गया इसमें से। इफ द वेवलेंथ इज गिवन एज 456 मीटर and the absolute temperature is 765 Kelvin। क्या लगता है आपको, कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम, सवाल में क्या पूछा गया है। तो इसमें हम लगाएंगे प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। देखिए इसमें जो C1 और C2 आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं रेडिएशन कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें आपके पास जहां जहां वैल्यू दी है, ये जो लैम्डा है वो तो खैर दे रखा है इन्होंने, ठीक है, ये हम लैम्डा यहां पर रख देंगे, और साथ में यहाँ पर लैम्डा है और टेम्परेचर भी है। 765 केल्विन ये है, और लैम्डा आपका दिया हुआ है 456। तो आप इस फॉर्मूले में रखने के बाद ये आपका है 756, ये लैम्डा की पावर 5 है, तो यहाँ पर आप कर दीजिए इसको, लैम्डा है ना 456 रखेंगे, ठीक है। ये रखते ही साथ क्या होगा, ई की पावर, बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं है, C1 C2 तो कांस्टेंट है ही, तो C1 यहाँ रख दीजिए, C2 यहाँ रख दीजिए, वैल्यू आपको पता ही है यहाँ पर, अगर आपने सवाल किए होंगे तो आपको आइडिया होगा। और यहाँ हम रखेंगे लैम्डा जो कि 456 दिया हुआ है, और टी यहाँ पर रख देंगे टेम्परेचर, राइट। तो ये इसका उत्तर हो गया 3.6 × 10 की पावर 3 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो इसमें ए है इसका उत्तर। डिटरमाइन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी फ्रॉम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इफ स्पेक्ट्रल एक्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज दिस। अब आपको स्पेक्ट्रल एग्जिस्टेंस दी हुई है, अब आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकालना है। तो जैसे हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला है m = सिग्मा टी की पावर 4। हमको टेम्परेचर निकालना है, तो m आप रख दीजिए डायरेक्ट, ये वाला, ये 3.55 × 10 की पावर -10। यहाँ सिग्मा आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है 5.66 × 10 की पावर -11, जो हमने पहले देखा, और t निकालना है तो 1.56 केल्विन आ जाएगा इसका, ठीक। थोड़ा और इसमें अगर आप देखना चाहें तो टेम्परेचर किस तरीके से चेंज होता है, या फिर और भी आपसे आंकलन लगा सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फ्रॉम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ डिटरमाइन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वेवलेंथ इज गिवन एज 0.05 मीटर। तो यहाँ पर हम आते हैं, हमारे पास लैम्डा = A/T, ये फॉर्मूला हम देख ही चुके हैं। हमारे पास लैम्डा है 0.05 मीटर, यहाँ रख दीजिए। ए आपके पास वैल्यू है ही 2.89 × 10 की पावर -3। टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर आपका 57.8 × 10 की पावर -3 आ जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा इसका। तो ये सोलर रेडिएशन से रिलेटेड सवाल जवाब देखिए, आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप किसी एग्जाम में जाते हैं तो प्लैंक हो गया, वीन वाला हो गया लॉ, और स्टीफन बोल्ट्जमैन, ये सब आपको आने चाहिए। बहुत शुक्रिया।